बहुजन मीडिया खासकर उस दलित शोषित पिछड़े लोगों की आवाज उठाता है जिसकी आवाज कोई नहीं बनना चाहता। क्योंकि आज मेन स्ट्रीम की अगर मैं बात करूँ तो मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो चीजें परोसी जा रही है, अगर कोई खबरी ऐसी है जो कि मतलब कहीं ना कहीं दलित समाज को अपमानित करती है तो वो खबरें तो वो दिखा देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक हेडिंग की बात करूँ कि आज एक दलित के बेटी के साथ में बलात्कार हुआ, इस तरह की खबरें तो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पे मिल जाएंगी। लेकिन उस घटना के पीछे क्या कारण रहा, क्यों वो घटना घटी, क्या उसको इंसाफ मिला या नहीं मिला, इस पर जाकर कभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया काम नहीं करते, बल्कि इस खबर को उजागर करने का काम बहुजन मीडिया करती है, जो कि बहुत बारीकी से करती है और उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जिस तरह से हमने लोगों के बीच में जाकर सवाल किए क्या किसी मूर्ति में प्राण डाले जा सकते हैं, जब इस तरह के सवाल हम लोगों से कर रहे थे तो हम पर प्रतिक्रियाएं आ रही थी। लोग बड़े अब्यूजिंग वर्ड हमारे लिए यूज कर रहे थे, तरह तरह की, मतलब कई लोग तो FIR तक पर उधर आते हैं, जान से मारने की धमकी दे देते हैं कि आप अपने घर का एड्रेस दीजिए, हम दिखाएंगे, आप बड़े साइंटिफिक लोग बनते हैं। और आज जो बहुजन राजनीति का सिनेरियो देश में बना हुआ है बड़ा खतरनाक है। अभी बहन जिस तरह से कह रही थी मैं उनकी कई बातें सुन रही थी, लेकिन मैं कहीं ना कहीं उन बातों से दूर दूर तक वास्ता नहीं रखती, क्योंकि जब हम चर्चा कर रहे हैं तो चर्चा करने का संदर्भ होना चाहिए कि हम किसी निष्कर्ष पर निकले। क्योंकि हम कमियां भी बता रहे हैं तो कमियां बताने का हमारा एक उद्देश्य होता है कि उन कमियों को हम किस तरह से दूर करें। मैं तो बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूंगी ऐसे लोगों पर विश्वास करना नहीं चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी एक सीट के लालच के लिए अपनी पार्टी का विलय कर दे, अपने समाज को बेचने का काम करे, क्योंकि सामान्य काशीराम जी ने कभी ऐसा काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने समाज में ऐसे ऐसे लोगों को निकाला जो कभी सपना भी नहीं देखते थे कि राजनीति में जाएंगे, जिन्हें वोट देने तक का अधिकार नहीं था, पहले आजादी से पहले उनको MP बनाया, मंत्री बनाया, कि अपने हक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, अपने समाज की बहन बेटियों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए पत्रकारिता एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको आना चाहिए। क्योंकि पत्रकारिता के फील्ड में अगर आएंगी तो आपको स्वतंत्र रूप से जीने का जो एक अधिकार वो मिलेगा, आपकी एक स्वतंत्र पहचान आपको मिलेगी और आप बड़ी दबंगाई से एक विपक्षी हो या एक नेता हो या कोई दुश्मन हो, आप उसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल करना सीख जाएंगी। साथियों, आवाज इंडिया पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में मीडिया के बहुत ही महत्वपूर्ण साथी नीलम जी बौद्ध, इनका NB न्यूज 24/7 इनका चैनल है, जिसके माध्यम से बहुजनों को जगाने का काम जो है ये हमेशा से करते आए। इनके ऊपर हमेशा से ही कोई ना कोई कठिनाई आती रहती है, और खासकर जो लोग बहुजन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनके ऊपर हमेशा मुश्किलों से वो लोग घिरे होते हैं। लेकिन मीडिया में काम करते हुए जिस तरीके से उन हालातों को मद्देनजर रखते हुए उनसे लड़ना, और जिस तरीके से बहुजन समाज की जो आइडेंटिटी है उसको बरकरार रखना, और अपना बहुजन जो चैनल है उसको लोगों तक पहुंचाने का काम ये हमारे नीलम जी करते हैं। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आवाज इंडिया पर। नीलम जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि मीडिया में आप काफी समय से काम कर रहे हैं, और स्वाभाविक है कि जो लोग बहुजन कम्युनिटी से होते हैं या फिर अपर कास्ट से नहीं होते, उनको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कम संसाधनों में हम लोग अपने चैनल को रन करते हैं। ऐसे में किन किन मुश्किलों को आप फेस करती है, किन किन समस्याओं को आप सामना करती है, क्या बताएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि बहुजन मीडिया, जैसे ही बहुजन मीडिया का नाम आता है तो लोगों के जहन में कहीं ना कहीं बहुत तरह की जो जातिवादी कुंठित मानसिकता है वो जहन में एक तरह से उजागर होने लगती है। क्योंकि बहुजन मीडिया अगर वर्तमान सिनेरियो आज उठाकर देखा जाए, बहुजन मीडिया जिस तरह से संघर्ष करे, और खासकर जिसमें कि एक दलित महिला, क्योंकि कई पक्ष मेरे साथ में विपक्ष भी जुड़े हैं, पक्ष भी जुड़े हैं, क्योंकि अगर दलित मीडिया में या दलित बहुजन मीडिया में अगर हम महिलाओं की भूमिका देखें तो हमें बहुत कम दिखाई देती है। आप भारत देश का एक सिनेरियो उठाकर देखेंगे बहुजन मीडिया का, तो आपको गिने चुने पत्रकार महिला के रूप में दिखाई देंगे। अगर वो दिखाई भी देते हैं कि तो जो लेवल आज पत्रकारिता का होना चाहिए शायद वो लेवल मेरे दृष्टिकोण से नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक महिला होते हुए जिन संघर्ष से हमें जूझना पड़ता है, क्योंकि कई बार तो इस तरह की घटनाएं हमारे सामने होती है कि हम फील्ड में कवरेज कर रहे हैं, एकदम से लाठीचार्ज होता है और एकदम से हमें वहां से भागना पड़ता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि लाठियां भी खानी पड़ती है और समाज के लिए जो आवाज हम उठाते हैं, क्योंकि बहुजन मीडिया खासकर उस दलित शोषित पिछड़े लोगों की आवाज उठाता है जिसकी आवाज कोई नहीं बनना चाहता। क्योंकि आज मेन स्ट्रीम की अगर मैं बात करूँ तो मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो चीजें परोसी जा रही है, अगर कोई खबरी ऐसी है जो कि मतलब कहीं ना कहीं दलित समाज को अपमानित करती है तो वो खबरें तो वो दिखा देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक हेडिंग की बात करूँ कि आज एक दलित के बेटी के साथ में बलात्कार हुआ, इस तरह की खबरें तो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पे मिल जाएंगी। लेकिन उस घटना के पीछे क्या कारण रहा, क्यों वो घटना घटी, क्या उसको इंसाफ मिला या नहीं मिला, इस पर जाकर कभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया काम नहीं करते, बल्कि इस खबर को उजागर करने का काम
बहुजन मीडिया करती है, जो कि बहुत बारीकी से करती है और उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर वर्तमान की मैं बात करूं, ज्यादा दिन मैं नहीं पीछे जाऊंगी, अभी वर्तमान में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक किसानों को लेकर, एक भूमि को लेकर एक आंदोलन चल रहा था, उसकी कवरेज करने हम गए थे और वहां पर कुछ इस तरह से घटनाक्रम हुआ कि योगी की तानाशाही के चलते हुए हम 8 लोग थे, जिसमें कि 4 बहुजन पत्रकार थे। मतलब 22 दिन तक हम गोरखपुर बिछुआ जेल के सलाखों के पीछे रहे, वो भी जब हमारा कोई कसूर नहीं था। हम सिर्फ उस जनता की आवाज उठा रहे थे, जो जनता अपने हक अधिकारों के लिए कहीं ना कहीं सरकार से गुहार लगा रही थी, उस गूंगी बहरी सरकार से, जो कहीं ना कहीं आज आम जनता का जो दमन है, शोषण है, वो लगातार कर रही है। लेकिन हमें क्या मिला उसके बदले? हमें क्या मिला? हमें मिला तो सलाखें, और वो भी छोटी मोटी नहीं। 22 दिन हमारी बेल भी लगाई गई, रिजेक्ट हो गई, फिर दोबारा लगाई, तब जाकर हमें जमानत मिली। तो आज देखिए कि आज बहुजन मीडिया का कितना मुश्किल हो गया है काम करना, जबकि सत्ता पर बैठी एक ऐसी सरकार है जो कहीं ना कहीं मनुवादी विचारधारा से पूरी तरह से मतलब लबालब है। अभी जिस तरह से पिछले दिनों आपने देखा कि जो राम मंदिर का प्रकरण आया, बड़े स्तर पर उसको प्रसारित किया गया, लेकिन उसके जो पक्ष या विपक्ष की मैं बात करूं तो बहुजन मीडिया ने बड़ी बारीकी से उन चीजों पर चर्चा की और उसको दिखाया भी, और हमें बहुत सारी समस्याओं को भी झेलना पड़ा। क्योंकि जिस तरह से हमने लोगों के बीच में जाकर सवाल किए, क्या किसी मूर्ति में प्राण डाले जा सकते हैं? जब इस तरह के सवाल हम लोगों से कर रहे थे तो हम पर प्रतिक्रियाएं आ रही थी। लोग बड़े अब्यूजिंग वर्ड हमारे लिए यूज कर रहे थे, तरह तरह की। मतलब कई लोग तो FIR तक पर उतर आते हैं, जान से मारने की धमकी दे देते हैं कि आप अपने घर का एड्रेस दीजिए, हम दिखाएंगे, आप बड़े साइंटिफिक लोग बनते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हैं आज बहुजन मीडिया के लिए। और जिस तरह से आपने शुरुआती दौर में बात की कि बहुजन मीडिया कम संसाधनों में भी काम कर रहा है, ये बहुत कड़वी सच्चाई कहूंगी मैं इसको, क्योंकि आज बहुजन मीडिया के पास में इतने संसाधन नहीं है। लोगों के पास में एक से बढ़कर एक नौकरियां हैं, 2 लाख 3 लाख 4 लाख के पैकेज ले रहे हैं, जो अच्छे बिजनेस कर रहे हैं, वो तो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन वो कभी भी उस बहुजन मीडिया की तरफ नहीं देखते, जो बहुजन मीडिया आज आम जनता की आवाज बन रही है, जो बहुजन समाज से आने वाले लोग हैं उनकी आवाज बन रही है। तो कहीं ना कहीं उनकी भी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने बहुजन मीडिया को मजबूत करने के लिए उन्हें आर्थिक सहयोग करे, ताकि वो स्वतंत्र रूप से काम कर पाए, क्योंकि स्वतंत्र रूप से काम तभी कर पाएंगे जब वो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। तो बहुत सारी समस्याएं हैं और इन समस्याओं को फेस करते हुए आप लोग भी काम कर रहे हैं, हम लोग भी काम कर रहे हैं। और मैं तो महिला हूँ, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि कई बार लाठी चार्ज हुए, कई बार मेरे फोन भी टूटे, कई बार मेरे कैमरे भी टूटे हैं, लेकिन जब हम समाज से गुहार लगाते हैं तो समाज के 10 लोग भी सामने निकल कर नहीं आते। तो ये बहुत ज्यादा समस्या, लेकिन कहीं ना कहीं मन में फिर भी एक पीड़ा है कि अपने बहुजन महान पुरुषों की विचारधारा को हमें जिंदा रखना, अपने लोगों को हमें सच्चाई से रूबरू कराना, उनकी आवाज उठाना, इसलिए हम लगातार संघर्ष करते हैं। जिस तरीके से मैडम ने कहा कि तमाम जो मुश्किलें हैं वो इनको फेस करनी पड़ी, महिला होने के साथ साथ दोहरी जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, और फिर मीडिया में जिस तरीके से ये खुद को ढाल रहे हैं, उसको काम कर रहे हैं, वो एक जिम्मेदारी। तो इन्होंने अपनी मुश्किलों को तो हमारे सामने रखा, लेकिन मैडम जिस तरीके से आप ग्राउंड पर काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, वर्तमान की परिस्थिति को लेकर के भारत की राजनीति के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि ग्राउंड पर आप काम करते हैं तो आपको ज्यादा पता होगा। देखिए, मैं भारत की राजनीति की बात करूं, भारत की राजनीति आज 2 पार्ट में बटी हुई है, और सीधा सीधा जो एक हमें अंतर दिखाई देता है, एक तरफ वो संस्कृति है जो हमेशा सच्चाई की बात करती है, और दूसरी तरफ वो संस्कृति है जो कि आज सत्ता पर काबिज है, जिस संस्कृति के लोग जो लगातार इस देश के लोगों को पाखंडवाद, रूढ़िवादी परंपरा, अंधविश्वास में धकेल कर कहीं ना कहीं विज्ञान से बहुत दूर कर रहे हैं। तो ये बहुत बेसिक चीजें हमें देख रहे हैं, और आज जो बहुजन राजनीति का सिनेरियो देश में बना हुआ है, बड़ा खतरनाक है। अभी बहन जिस तरह से कह रही थी, मैं उनकी कई बातें सुन रही थी, लेकिन मैं कहीं ना कहीं उन बातों से दूर दूर तक वास्ता नहीं रखती, क्योंकि जब हम चर्चा कर रहे हैं तो चर्चा करने का संदर्भ होना चाहिए कि हम किसी निष्कर्ष पर निकले, क्योंकि हम कमियां भी बता रहे हैं तो कमियां बताने का हमारा एक उद्देश्य होता है कि उन कमियों को हम किस तरह से दूर करें, ना कि हम किसी के मतलब अभाव में आकर, किसी के प्रभाव में आकर उन कमियों को छुपाने का काम करें। क्योंकि आज जो बहुजन राजनीति है बहुत ही दयनीय स्थिति में आ गई है। क्योंकि अगर मैं साहब काशीराम जी के टाइम की बात करूं तो वो दौर था जब लोगों में एक क्रांति की ज्वाला थी, कहीं ना कहीं एक जज्बा था, और लोग बड़ा प्राउड फील करते थे कि हाँ, मैं बहुजन समाज पार्टी से आता हूँ, या मैं बहुजन आइडियोलॉजी से अपने आप को लबालब पाता हूँ। लेकिन आज वर्तमान में हम देख रहे हैं कि सिर्फ लोग झंडे उठाने तक सीमित रह गए हैं, नारे लगाने तक सीमित रह गए हैं, और सिर्फ खाली पेपर वर्क तक सीमित रह गए। लेकिन जो ग्राउंड पर काम होना चाहिए वो काम नहीं है, और उसी का नतीजा है कि आज हमें बहुत बड़े स्तर पर राजनीतिक तौर में जो खामियां है
उससे हमें गुजरना पड़ रहा है। और उसका नतीजा हम जब जब चुनाव आते हैं, चाहे विधानसभा के हों, लोकसभा के हों, हमें देखने को मिलता है कि हम इतनी भारी संख्या में होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जब सत्ता की बारी आती है तो उससे कोसों दूर नजर आते हैं। तो सत्ता की जब बात आती तो हम कोसों दूर, हमको उसमें डिफरेंस दिखाई देता है। जी मानते हैं इसमें कि बहुजन नेताओं का अपना स्वार्थ भी हो सकता है इस कमी के कारण? देखिए, बिल्कुल मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगी, यहाँ पर कमियां हर किसी में है, चाहे मैं बहुजन नेताओं की बात करूं या बहुजन समाज में जो लोग लीड कर रहे हैं उनकी बात करूं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आम जनता है, जो हम जैसे लोग हैं या आप जैसे लोग हैं या जो खाली वोटर है, वो एक उम्मीद लगाते हैं कि समाज में एक नेता उभर रहा है और वो उसके पीछे आंख बंद कर चल देते हैं। कहीं ना कहीं वो विश्वास स्थापित करते हैं उस पर कि हाँ भाई, हमारे समाज में एक लीडर उभर कर आया और हमें तन मन धन से पूरी तरह से उसके ऊपर समर्पित हो जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो नेता बड़ा तौर पर उभर आता है या बन जाता है, अभी वर्तमान में भी जिस तरह से अगर मैं सामाजिक तौर पर बात करूं, कई हमें उभरते हुए चेहरे बहुजन समाज में दिखाई दिए, चाहे वो ईवीएम आंदोलन को लेकर बात करूं या सामाजिक मुद्दों को लेकर बात करूं या धर्म को लेकर बात करूं, मैं कई ऐसे नेता उभर कर आए जिसको कि समाज ने हाथों हाथ उठाया। लेकिन जब सत्ता पर काबिज होने की बारी आई तो हमने उन्हीं नेताओं को देखा सिर्फ मात्र एक एक सीट पाने के लिए वो अपनी पार्टी का विलय दूसरी पार्टी में करते नजर आए और खाली सिर्फ एक सांसद की सीट के लिए वो बिकते नजर आए। तो क्या ऐसे में हम कह सकते हैं कि वो लोग विश्वास के योग्य हैं या बहुजन समाज के लोग उन नेताओं पर विश्वास करें? मैं तो बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूंगी, ऐसे लोगों पर विश्वास करना नहीं चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी एक सीट के लालच के लिए अपनी पार्टी का विलय कर दे, अपने समाज को बेचने का काम करे, क्योंकि साहब मान्यवर काशीराम जी ने कभी ऐसा काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने समाज में ऐसे ऐसे लोगों को निकाला जो कभी सपना भी नहीं देखते थे कि राजनीति में जाएंगे, जिन्हें वोट देने तक का अधिकार नहीं था पहले, आजादी से पहले उनको एमपी बनाया, मंत्री बनाया, सत्ता के गलियारों में पहुंचाकर मतलब एक तरह से कोलर ऊंचे करके इन्हें स्वाभिमान के साथ में जीना सिखाया। तो हमें ऐसे नेताओं की जरूरत है जो त्याग कर सके, जो समर्पण कर सके, जो बलिदान कर सके। लेकिन आज के वर्तमान के जो नेता है, चाहे वो सामाजिक हो या जो राजनीतिक हो, मुझे उनके अंदर वो समर्पण भाव दिखाई नहीं देता। और उसी का नतीजा है कि आज कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र में बहुजन समाज बहुत ज्यादा पीछे पिछड़ता जा रहा है। कांशीराम साहब का आपने जिक्र किया, जिस तरीके से कांशीराम साहब ने कांग्रेस को घुटनों पर ला करके खड़ा कर दिया था, आज अगर कांशीराम साहब होते तो क्या भाजपा को भी घुटनों पर लाने की जो बात थी वो करते? और भाजपा जिस तरीके से संविधान को खत्म करने की कोशिशें कर रही है, उनके नेता बार बार संविधान के विरोध में उनके वाक्य बार बार हमको दिखाई दे रहे हैं, कांशीराम साहब होते तो किस परिप्रेक्ष्य में देखते? देखिए, काशीराम जी की मुझे यहाँ पर एक घटना याद आ रही है, मैं उसका जरूर जिक्र करना चाहूंगी क्योंकि तमाम दर्शक हमें देख रहे हैं, इस चर्चा को सुन रहे हैं, तो जरूरी बन जाता है कि जब हम उनकी बात करें, उनके संघर्ष की बात करें, उनकी आइडियोलॉजी की बात करें और किस तरह से उन्होंने कांग्रेस को या भाजपा को घुटनों के बल लाया भी, तो ये आज हमें सीखना चाहिए कि हमारे देश में, हमारे समाज में खासकर ऐसे नेता रहे हैं जो इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों को घुटने पर ला दे और सरकार भी बने। आपने देखा कि जिस तरह से ऐसे नेता की जरूरत है बनी और जब अपना मतलब निकला तो एकदम से घुटनों पे लाकर साहब मान्यवर काशीराम जी ने खड़ा कर दिया। लेकिन आज के जो नेता है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच पा रहे हैं। और एक बार की घटना है, एक पत्रकार जब साहब मान्यवर काशीराम जब पहली बार सरकार बनी तो उनसे पूछ रहे थे कि साहब, आप तो हमेशा चर्चा करते थे कि भाई हम कम से कम 10 साल समाज में काम करेंगे, हम 10 साल तक सामाजिक क्रांति करेंगे, धार्मिक क्रांति करेंगे, उसके बाद हम सत्ता में आने के लिए कहीं ना कहीं सोचेंगे या प्रयास करेंगे। लेकिन साहब, आप तो बहुत कम समय में आ गए। तो साहब ने बड़ा अच्छा उदाहरण पत्रकार को दिया। तो उन्होंने कहा, ये बताइए कि जब किसी गर्भवती महिला की डिलीवरी 6 महीने में या 7 महीने में हो जाए तो जच्चा को भी खतरा होता है और बच्चे को भी खतरा होता है। तो यही खतरा मैं देख रहा हूँ, भले हमारी सरकार इतने कम दिनों में बन गई है क्योंकि समय से पहले बनी है, तो यहाँ पर मैं खतरा भी भाप रहा हूँ कि खतरा वो क्या हो सकता है। तो उनके पास में पूरी प्लानिंग थी, वो सोचते थे, बहुत दूर की सोचते थे। लेकिन आज के नेता हैं वो दूर की नहीं सोचते, सिर्फ क्या सोचते, तत्काल अभी मैं नेता बन जाऊं, फिर मैं मंत्री बन जाऊं, मेरे अच्छा से घर संपन्न हो जाए, मेरे परिवार संपन्न हो जाए, मेरे बच्चे संपन्न हो जाए और समाज जाए भाड़ में। एक गाना याद आ रहा है मुझे कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो आज कुछ इस तरह के डायलॉग अगर हमारे वर्तमान समय में जो बहुजन नेता उभर कर आ रहे हैं उन पर इस्तेमाल करूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो जरूरत है हमें साहब मान्यवर काशीराम जी के जीवन संघर्ष से सीखने की। हमें खाली उनकी जय जयकार नहीं करनी है, उनकी जयंतियां नहीं मनानी है, उनके परिनिर्वाण दिवस नहीं मनाने, ये औपचारिकता के तौर पर हम कर सकते हैं। लेकिन सही रूप में अगर हम किसी भी महान पुरुष की जयंती मना रहे हैं, उसका परिनिर्वाण मना रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उनके विचारों को मनुसात करना पड़ेगा। और जब उनके विचारों को हम मनुसात करेंगे तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको जन जन तक हम प्रचारित करें, प्रसारित करें, ताकि तमाम देश के लोग, चाहे वो दबे कुचले हैं या मध्यम वर्ग है या
उच्च वर्ग है वो देखे, वो समझे कि इस देश में ऐसे ऐसे महान पुरुष पैदा हुए हैं जिन लोगों ने अपना त्याग समर्पण बलिदान करके वो राजनीतिक गलियारों में नहीं गए, बल्कि उन्होंने एक सब्जी बेचने वाले को, एक झाड़ू लगाने वाले को, एक सफाई कर्मचारी को सत्ता में पहुंचाने का काम किया। तो इस तरह के संघर्ष की जरूरत है आज के खासकर नेताओं को। जब तक ये समर्पण त्याग की भावना आज के नेताओं में नहीं आएगी तब तक मैं नहीं मानती कि हम राजनीतिक रूप से सफल हो पाएंगे। बिल्कुल। हमारे दर्शकों को आप एक महिला पत्रकार होने के साथ साथ वो क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से समाज को जागृत करने का काम करना चाहते हैं, जो लोग अपनी एक अलग पहचान भी बनाना चाहते हैं, उन तमाम लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल मैं यहाँ पर सबसे पहले तो बहुत सुंदर और अच्छा मैसेज देना चाहूंगी इस देश की महिलाओं के लिए, और खासकर उन महिलाओं के लिए जो कहीं ना कहीं बहुजन समाज से आती है। सबसे पहले आप अपने महान पुरुषों को पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने अपने महान पुरुषों को पढ़ना शुरू कर दिया, मैं गारंटी से कहती हूँ कि आप स्वतंत्र रूप से उस शेरनी की तरह दहाड़ेंगी, जिसकी बात परम पूज्य बाबा साहब करते थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आज इस बहुजन समाज से आने वाली बेटियों की जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने हक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, अपने समाज की बहन बेटियों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए पत्रकारिता एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको आना चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता के फील्ड में अगर आएंगी तो आपको स्वतंत्र रूप से जीने का जो एक अधिकार है वो मिलेगा, आपकी एक स्वतंत्र पहचान आपको मिलेगी, और आप बड़ी दबंगाई से एक विपक्षी हो या एक नेता हो या कोई दुश्मन हो, आप उसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल करना सीख जाएंगी। तो मैं यही कहूंगी कि पत्रकारिता का फील्ड बहुत बड़ा है और आपको अपनी एक पहचान बनानी है, अपने आप को एक आइडल के तौर पर प्रस्तुत करना है। तो आप पत्रकारिता के फील्ड में आइए और समर्पित होकर देखिए एक बार इस फील्ड में, क्योंकि मैं पैसे की बात नहीं कर रही हूँ, पैसा दुनिया कमा सकती है, क्योंकि जब आप नौकरी करेंगे स्वाभाविक सी बात है 50, 60, 70 हजार का पैकेज मिल जाएगा, लेकिन समाज के लिए समर्पित होकर जिस दिन आप जीना सीखेंगी, पत्रकारिता करेंगी और समाज में दबे कुचले शोषित अपने समाज की आवाज को उठाएंगी, तो कहीं ना कहीं जो रुतबा, जो सम्मान आपको पैसा नहीं दे सकता, वो सम्मान, वो रुतबा आपको ये पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी समाज की आवाज को उठाने में मिलेगा। ये थे नीलम बौद्ध जी, जिन्होंने एक ऐसा संदेश दिया है जो तमाम महिलाओं को, और जो लोग इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारी अलग पहचान हो, हम एक स्वतंत्र रूप से खुद को स्थापित करने की जो लोग कोशिश करना चाहते हैं, उनके साथ में उन्होंने मैसेज दिया कि आप अपने कार्यों को बिल्कुल रेगुलर करते रहें, निरंतर करते रहें, जिसकी वजह से आप चाहे सरकार हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे और कोई भी व्यक्ति हो, उसको आप सवाल पूछने के लिए आप स्वतंत्र हो सकते हैं। मुझे बाबा साहब की एक बात याद आ रही। बाबा साहब कहते हैं, अगर सच्चाई को आप में बयान करने की ताकत नहीं है तो आपकी प्रतिभा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो वो व्यर्थ है, और यही प्रतिभा जो है पत्रकार में होती है। और इसी संदर्भ में नीलम बौद्ध जी ने बहुत ही सुंदर मैसेज दिया है। बहरहाल इस चर्चा को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बने रहे आवाज इंडिया के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।